नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की जो हमारी पुस्तक चल रही है, इसके तहत हम जो है अब तक इकाई 1 के चारों पाठ और इकाई 2 का पहला पाठ देख चुके हैं और दूसरे पाठ का भी एक वीडियो बना चुके हैं। सारे वीडियो आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पाठ चल रहा है राजनीतिक संस्कृति। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं से। राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा एवं उसकी नागरिकों की आकांक्षाओं, उसके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियमों के द्वारा समझाया जा सकता है। यानी जो भी राजनीतिक संस्कृति है, उसको कोई भी समाज की जो परंपराएं हैं, उस सार्वजनिक संस्था की आत्मा है, उस नागरिकों का आकांक्षा है, उनके सामूहिक विवेक और उसके नेताओं के जो तरीके और सक्रिय होने के नियम द्वारा हम समझ सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली है समन्वयकारी स्वरूप, यानी मिला जुला स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। यानी जो राजनीतिक संस्कृति में इसमें नई नई जो जीवन मूल्य है वो आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष भी रहता है, क्योंकि नवीन विचारधारा आएगी तो प्राचीन विचारधारा और प्राचीन मूल्यों से जो है संघर्ष हो गई। राजनीतिक सांस्कृतिक विशेषता इन दोनों के मध्य समन्वय करने की होनी चाहिए। जो राजनीतिक संस्कृति है, इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? प्राचीन जीवन मूल्य और नवीन जीवन मूल्य के बीच में समन्वय, यानी मिला जुला तालमेल रखने की होनी चाहिए। दूसरा, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। जो राजनीतिक संस्कृति है, इसको जो भी नैतिक मूल्य है उसके समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है, कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप। यानी जो नैतिक मूल्य है, इसकी स्थापना कभी तो समाज का जो धार्मिक स्वरूप है वह योगदान देता है और कभी जो सत्ता व्यवस्था है वो योगदान देती है। तीसरा, अमूर्त स्वरूप। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है, जो कि राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है। यानी जब भी जनता किसी भी राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है तो वो क्यों करती है? क्योंकि वो राज्य किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है। तब जनता की मानसिक स्थिति को भापा नहीं जा सकता। यानी उस समय जनता क्या करेगी, उस स्थिति को हम भाप नहीं सकते, क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते, जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं। यानी जो उनकी जो राजनीतिक संस्कृति है उसको प्रभावित करते हैं। चौथा है गतिशीलता। व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। यानी व्यक्ति में और समाज में जो जीवन मूल्य और जो परिस्थितियाँ हैं वो सामाजिक आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। इसी आधार पर जो राजनीतिक संस्कृति है वो भी गतिशील बनी रहती है, यानी वो भी लगातार चलती रहती है। तो ये चारों विशेषता होगी। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंध। राजनीतिक संस्कृति अवधारणा इस बात पर बल देती है कि जनता के मूल्य विश्वास व कुशलता का राजनीति पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी जो राजनीतिक संस्कृति है वो इस बात पर बल देती है कि जो जनता है, जनता के जो भी मूल्य विश्वास है और कुशलता है वो राजनीति पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेषतः जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उन पर। एक समाज में संस्कृति, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। यानी एक समाज में जो संस्कृति, व्यवहार और मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। कई अन्य उपागमों की तरह 1950-60 के दशक में उभरे इस उपागम पर भी यूरोपीय केंद्रवादी धारणा का प्रभाव स्पष्ट रूप से, यानी जो अन्य जो कोई भी विचारधारा या जो अन्य उपागम है उसी की तरह 50-60 के दशक में इस जो संस्कृति रूपी जो उपागम है इस पर भी यूरोपीय विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। इसके अंतर्गत विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसके स्थायित्व व अस्थायित्व के कारणों की खोज राजनीतिक संस्कृति उपागम द्वारा करना शुरू किया। यानी इसके अंतर्गत जो विचारक है उन्होंने अपनी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसके स्थायी और अस्थायी जो कारण है उनकी खोज राजनीतिक संस्कृति उपागम के रूप में की। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था व इसकी पूर्व शर्तों के बीच संबंधों को समझने की चेष्टा की। यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी जो पूर्व शर्तें हैं उनके बीच संबंध क्या है इसको समझने की चेष्टा की। इन संबंधों पर विचार करने के बाद इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि दोनों विश्व युद्धों के बाद ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका में उदार लोकतंत्र या संस्थाएं सुरक्षित रही। यानी इन संबंधों पर विचार करने इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि जो दो विश्व युद्ध है उसके बाद जो ब्रिटेन और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें जो उदार लोकतंत्र और जो संस्थाएं हैं वो सुरक्षित रही, जबकि जो जर्मनी, स्पेन, इटली है इसके संवैधानिक ढांचे जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। इटली, जर्मनी के अनुभवों ने इस तथ्य को निरर्थक साबित कर दिया कि जहाँ संवैधानिक ढांचे होंगे
वहाँ धीरे धीरे उदार लोकतंत्र मूल्यों में स्थापना मदद है। यानी इटली और जर्मनी के अनुभवों ने इस बात पर इस बात को निरर्थक साबित कर दिया कि जहाँ संवैधानिक ढांचे होंगे वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। 50 और 60 के दशक में तीसरी दुनिया के नवोदित देशों के संवैधानिक ढांचों का पतन इस बात को जानता है। और 50 और 60 के दशक में तीसरी दुनिया के जो नए देश थे उनके जो संवैधानिक ढांचों का जब पतन हुआ तो इस बात का उदाहरण था कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली मात्र उचित व उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है। यानी जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सिर्फ उचित और उपयुक्त माहौल में ही पनप सकती है और इस सामाजिक परिवेश को राजनीतिक संस्कृति द्वारा निर्मित किया जाए। यानी ये जो सामाजिक परिवेश है ये राजनीतिक संस्कृति द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अब तक जिन संस्थागत और सामाजिक आर्थिक तत्वों को पर्याप्त माना जाता था, यानी जो इस लोकतंत्र की स्थिरता के लिए जो संस्थागत और सामाजिक आर्थिक तत्व इनको पर्याप्त माना जाता वह अपूर्ण सिद्ध हुए, यानी वो सिद्ध नहीं मतलब पर्याप्त नहीं हुए। इसी कारण राजनीतिक संस्कृति का उपागम एक नवीन दृष्टिकोण से सामाजिक तत्वों का अध्ययन का एक केंद्र बिंदु मानते हुए राजनीतिक अध्ययन के लिए इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। जो राजनीतिक संस्कृति का उपागम है वो एक नवीन दृष्टिकोण से जो राजनीतिक तत्वों का अध्ययन केंद्र बिंदु मानते हुए राजनीतिक अध्ययन के लिए इसे महत्वपूर्ण भी मानती है। राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण जो आनुभविक अनुसंधान है वो ग्रोबिल, आमंड व सिडनी वर्बा द्वारा 1963 में एक पुस्तक है जिसका नाम है सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस द्वारा प्रस्तुत किया। उन्होंने इसमें जो है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मेक्सिको की जो लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता है इस पर राजनीतिक संस्कृति का जो प्रभाव है उनका विश्लेषण किया था। यानी इन 5 देशों में लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता कैसे रही उस पर विश्लेषण किया। विशेष रूप से एक और ब्रिटेन तथा अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया। यानी इसमें एक और तो क्या ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति अध्ययन किया, वहीं दूसरी ओर जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति में अंतर का खुलासा किया। यानी दोनों की राजनीतिक संस्कृति में क्या अंतर है। आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान है। यानी राजनीतिक संस्कृति में जो राजनीतिक दल है, जो कोर्ट है, संविधान है, राज्य के जो इतिहास है उस विषयों के प्रति जो अभिविन्यासों का प्रतिमान अर्थात समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में या अपने राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप को कहाँ रखता है, यानी इन संस्थाओं के प्रति अपने आप को कहाँ रखता है वही अभिविन्यास है। अन्य शब्दों में एक व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो एक व्यक्ति जो अपने देश की सरकार है उससे क्या अपेक्षा रखता है, क्या इच्छाएं रखता है, वह उसके संचालन में अपनी क्या भूमिका समझता है। यानी उसके संचालन में हम अपनी क्या भूमिका समझते हैं। क्या वह सरकार के सामने अपने आप को विवश महसूस करता है, यानी वो सरकार के सामने क्या खुद को कमज़ोर या विवश महसूस करता है, अथवा अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने और न्याय प्राप्त करने आशा रखता है, या जो सोचता है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और मुझे न्याय मिलेगा। क्या वह ये कह सकता है कि वह शासन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, यानी वह ये समझता है क्या वह ये समझता है कि वह शासन निर्णय प्रभावित कर सकता है, यानी जो शासन ने निर्णय लिया उनको वो प्रभावित कर सकता है। सार रूप में व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक कार्रवाई के प्रति किस तरह का है, यानी जो भी राजनीतिक कार्रवाई है उसके प्रति व्यक्ति का किस प्रकार झुकाव है, यह राजनीतिक संस्कृति के द्वारा कैसे प्रभावित होता है, यानी ये जो राजनीतिक संस्कृति है उसके द्वारा वो कैसे प्रभावित होता है। उसके बाद है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण का आधार ये है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार और किस सीमा तक भाग लिया जाता है। यानी जो राजनीतिक संस्कृति है इसको इस प्रकार बांटा जाता है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार और किस सीमा तक भाग लेते हैं। इस आधार पर जो आमंड और वर्बा इन्होंने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई। पहली तो संकीर्ण संस्कृति, इसके अंतर्गत नागरिक को न तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है और न ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। यानी संकीर्ण संस्कृति मतलब छोटी संस्कृति जहाँ पर नागरिक को न तो राजनीतिक जो मुद्दे उनकी जानकारी होती है और न ही वह अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। दूसरा है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की तो जानकारी तो होती है किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती। यानी यहाँ पर उसे मुद्दों की जानकारी होगी लेकिन अपनी क्या भूमिका है वो समझ नहीं होगी। तीसरी है सहभागी संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका दोनों की समझ होती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार तथा आनुभाविक आधारों पर प्रचलित संस्कृति पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग जो व्याख्याएं हैं वो प्रस्तुत की। आमंड राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख करता है। पहली है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो एंग्ल यानी जो ब्रिटिश अमेरिकी राज व्यवस्था इसमें
ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्य का सामंजस्य बैठाने वाली उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीति संस्कृति है। यानी यहाँ पर जो है सामंजस्यकारी और उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीति संस्कृति है। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय उप संस्कृतियों यानी उससे बढ़ती हुई संस्कृतियाँ, परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियाँ भी दृष्टिगोचर रहती हैं। यानी यहाँ पर जो है हिंसात्मक राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। तीसरी है गैर पश्चिमी और पूर्वीय औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहाँ औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अब भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में है। यानी एशिया और अफ्रीका के ऐसे अनेक पूर्वी उपनिवेश यानी जो पहले उपनिवेश थे वहाँ पर जो औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र है वो भी नवजात यानी छोटा बच्चा है। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती। नहीं यहाँ पर जैसे एशिया अफ्रीका के अनेक जो सैन्य तानाशाह है, चीन, उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश जहाँ न तो विपक्ष होगा न विरोध होगा। इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति प्रकृति में अंतर साफ किया जा सकता है। यानी ऐसे स्थान जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक संस्कृति प्रकृति है उसमें अंतर साफ किया जाता है। इसके अतिरिक्त फाइनर ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर परिपक्व है। यानी जो फाइनर है उसमें सत्ता के आधार पर परिपक्व है। विकसित निम्न न्यूनास्त्रीय राजनीतिक संस्कृतियों की भी चर्चा की है। परिपक्व में जो सैन्य सत्ता की भूमिका है वो न्यून होगी, यानी उसको क्या है न्यून रखा जाएगा, बारीकियों में क्रम से बढ़ाई जाएगी। वाइनमैन ने 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियों को यानी संकुचित, पराधीन और सहभागी और 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों संकुचित, पराधीन और सहभागी और संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति का भी यहाँ पर वर्णन किया है। उक्त वर्गीकरण जो राजनीतिक व्यवस्था में जन भागीदारों यानी जो जनता भागीदारी की दशा की ओर संकेत भी करता है। इस प्रकार मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर जो जन संस्कृति है, जो अभिजनवादी संस्कृति है, इसके भेद को बताया जा सकता है। सामाजिक जन संस्कृति की जो अपेक्षाएं हैं वो अभिजनवादी संस्कृति से भी अलग होती है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत प्रक्रिया, चलने वाली भी प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती, यानी जो राजनीतिक संस्कृति है स्थिर नहीं होती, क्योंकि जो सामाजिक परिवेश है और राजनीतिक व्यवस्था है ये स्वयं स्थिर नहीं होती, क्योंकि सामाजिक परिवेश और राजनीतिक व्यवस्था भी कभी स्थिर नहीं होती। राजनीतिक संस्कृति से व्यवस्था में राजनीतिक व्यवहार और तदनुसार राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता भी तय होती है। भारत में 1990 के पूर्व और उसके पश्चात जो राजनीतिक संस्कृति में काफ़ी अंतर भी दिखाई देता है। इसके बाद थोड़ा सा जो पाठ बनता है वो और इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।